नमस्कार, मैं योगेश राणा। पिछले एक हफ्ते में कई संकेत ऐसे आए हैं जो बता रहे हैं कि कांग्रेस राजनीतिक फैसले लेने में बहुत ही मजबूत होती हुई दिखी है। अब यह पता नहीं ये फैसले राहुल गांधी ले रहे हैं या अन्य कोई और ले रहा है, लेकिन फर्क तो साफ साफ दिख रहा है। आप गौर कीजिए, कर्नाटक में कांग्रेस की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ और इसमें कांग्रेस ने विपक्ष के कई बड़े नेताओं को नहीं बुलाया। वैसे तो मीडिया में खबरें चली कि विपक्षी एकता की पोल खुल गई और विपक्ष में एक होने से पहले ही फूट की तस्वीर, लेकिन आप चीजों को थोड़ा सा ठहर कर देखिए और समझिए कांग्रेस ने अपने आयोजन में किन किन को नहीं बुलाया है, पहले यह देखना जरूरी है। नंबर 1, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाया है। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के जन्मजात दुश्मन है और अभी तो भाजपा विरोधी वोटों को विभाजित कर भाजपा को लाभ ही पहुंचा रहे हैं। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं और इन तीनों राज्यों में आम आदमी पार्टी लंबे समय से एक्टिव है। इन प्रदेशों में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाकर भाजपा को लाभ ही पहुंचाएगी, यह सीधा सा समीकरण है। इसीलिए कांग्रेस केजरीवाल को अपने पास क्यों बुलाना चाहेगी, अपने आयोजन में क्यों आमंत्रित करना चाहेगी। दूसरे नंबर पर आते हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर। इनको भी कांग्रेस ने नहीं बुलाया है। तेलंगाना में भाजपा की सांसदी की केवल 4 सीटें हैं। वहां पर भाजपा बहुत मजबूत है नहीं, लेकिन वहां पर इस बार कांग्रेस की सरकार बन सकती है। तेलंगाना में इसी साल चुनाव होने हैं। यहां पर मुख्य मुकाबला केसीआर कांग्रेस के बीच में ही रहता है, इस बार भी होने वाला है। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी भारत राष्ट्र समिति की सरकार है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी रही थी। तब केसीआर को 47.4% वोट मिले थे और 88 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 28.7% वोट के साथ 19 सीटें जीती थी। केसीआर 10 साल से सत्ता में है, एंटी इनकम्बेंसी वहां काम कर रही है, इसलिए कांग्रेस को तेलंगाना में फायदा हो सकता है। नंबर 3 पर आते हैं केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन। इनको भी कांग्रेस ने अपने आयोजन में नहीं बुलाया है। केरल से भी भाजपा को कोई सांसदी की सीट तो आती नहीं है, आने की गुंजाइश भी नहीं है। केरल में कांग्रेस का सीधा सीधा जो मुकाबला है वो सीपीआई-एम से होता है, यानी कि वहां भी कांग्रेस फाइट में है, सत्ता में जो दल है उससे। केरल में 2021 में विधानसभा चुनाव में 62 सीटों के साथ सीपीआई-एम सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि वोट प्रतिशत के मामले में वो कांग्रेस के बराबर ही रही थी। सीपीआई-एम को 25.5% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस ने 25.2% वोट हासिल किए थे, यानी कि अंतर बहुत ज़्यादा बड़ा रहा नहीं। इसीलिए वहां भाजपा के विरुद्ध किसी गठबंधन की जरूरत ही नहीं है। भाजपा खुद ही वहां जीरो के आसपास खड़ी हुई है। नंबर 4 पर आते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। उनको भी कांग्रेस ने नहीं बुलाया है। जगन मोहन रेड्डी नरेंद्र मोदी के मित्र समझे जाते हैं। आंध्र प्रदेश में भी भाजपा जीरो पर ही रहती है, यहां पर भी किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है, भाजपा वैसे ही जीरो पर है। और नंबर 5 पर आती है बसपा प्रमुख मायावती। उत्तर प्रदेश से मायावती को भी नहीं बुलाया गया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सपा के साथ गठबंधन करने की इच्छुक तो रहती है, लेकिन मायावती के साथ गठबंधन कर करेंगे क्या। मायावती भाजपा के काम की तो हो सकती है, वह भाजपा को लाभ पहुंचाते हुई तो दिखती है। पिछले कुछ सालों से कांग्रेस और सपा के किसी काम की मौजूदा राजनीतिक तस्वीरों में मायावती बनती नहीं है उत्तर प्रदेश में। और छठे नंबर पर आते हैं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। इनको भी कांग्रेस ने अपने आयोजन में नहीं बुलाया है। नवीन पटनायक नरेंद्र मोदी के मित्र ही है, वो भाजपा और कांग्रेस दोनों से बराबर की दूरी रखते हैं। अभी नीतीश कुमार को भी उन्होंने बेरंग लौटाया है, आपको याद ही होगा। इसके बाद नंबर आता है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। मौजूदा समय में ममता बनर्जी की कांग्रेस को जरूरत नहीं है। ममता ने पिछले कुछ माह में कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाया है। गोवा में कांग्रेस के नेताओं को तोड़ा। ममता की पार्टी को गोवा में 5.2% वोट मिला है। यह विशुद्ध रूप से कांग्रेस का ही वोट था, क्योंकि वहां पर कांग्रेस का वोट तकरीबन इतना ही घटा है, 4% घटा है। इसी तरह ममता ने मेघालय में पूरी कांग्रेस को ही तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। त्रिपुरा में भी ममता ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। असम में भी कांग्रेस में तोड़फोड़ की। ममता खुद प्रधानमंत्री बनने के सपने देखती है और देश भर में घूम घूम कर गैर कांग्रेसी, गैर भाजपा वाले तीसरे मोर्चे की वकालत करती है। और केसीआर भी उनके साथ इसी तरह की वकालत करते हैं। इसीलिए यह तो साफ सी बात है कि जिनको नहीं बुलाया वो कांग्रेस के किसी काम के नहीं है। एक और बात,
ममता को भय है कि बंगाल में मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ चला गया तो बड़ा खेलाई हो जाएगा, जिस तरह से कर्नाटक में हो गया। इसीलिए सभी विपक्ष की पार्टियों के बड़े नेता हैं जिनको कांग्रेस ने अपने आयोजन में कर्नाटक में नहीं बुलाया। इस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से दो संदेश बहुत साफ साफ निकल रहे हैं। पहला, भाजपा को रोकने के लिए जरूरी नहीं हर राज्य में विपक्षी गठजोड़ किया जाए, क्योंकि बहुत से राज्यों में गठजोड़ की जरूरत ही नहीं है, वहां पर भाजपा खुद ही जीरो के आसपास रहती है। क्योंकि जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, इन राज्यों में भाजपा को या तो सीटें मिलती नहीं है या फिर बहुत ही कम मिलती है। किसी प्रदेश में मिलती है तो किसी प्रदेश में बहुत कम मिलती है। और दूसरी बात, कांग्रेस दो तरह के राज्यों पर ही फोकस कर रही है। एक वो राज्य जहां पर वो अपने दम पर भाजपा का मुकाबला कर सकती है, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, इस जैसे और भी अन्य राज्य। और दूसरे वो प्रदेश जहां पर वो गठबंधन के जरिए भाजपा को रोकने का काम कर सकती है, जैसे बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड जैसे कुछ प्रदेश और भी अन्य प्रदेश। अब जहां पर कुछ दल कांग्रेस के साथ आना नहीं चाहते हैं, वहां पर यह भी समझना चाहिए कि उन प्रदेशों में कांग्रेस की क्या स्थिति है और उन प्रदेशों में भाजपा को कितने प्रतिशत वोट मिलता है, कितनी सीटें मिलती है। जब यह चीजें समझ में आएगी तभी समझ में आएगा कि कांग्रेस किन को सटाना चाह रही है और किन को सटाना नहीं चाह रही है। अगर कुछ लोग कांग्रेस के साथ नहीं आ रहे हैं और खबर यह बनती है कि विपक्ष तो एक साथ आने से पहले ही फूट का शिकार हुआ, तो यह आधी तस्वीर है। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।